भाषणों से हो सकता है आपको निराशा से भर दूं, पर इतना मेरा दावा है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आत्मविश्वास से भरपूर निकलेंगे। अब ये बड़ी इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बात मैंने कही कि मैं निराश करने वाला हूँ, बड़ी प्रसन्नता से करूँगा तो, और आप बहुत प्रसन्नता से होंगे। मसलन मैं आपसे कहूँ कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आप बात कर रहे थे, ठीक ऐसे ही जैसे इंदौर में खूब सारे बोर्ड लगे रहते, भैया का बर्थडे और भैया के कुत्ते का जन्मदिन, भैया के बधाई देने वालों के नीचे नाम, ऐसी इतनी सारी काउंसिल आपने देखी अभी। ये ठीक उसी का प्रतिरूप है, जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका आपने कोरोना में देख ही ली होगी। ड्रग एडिक्ट रोकने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम आप अहमदाबाद के पोर्ट पर देख ही रहे होंगे। 3000 किलो ड्रग रोज निकलती है, पूरे विश्व में छोड़िए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ड्रग है। और जैसे यूनाइटेड नेशन कहाँ है, वो ठीक वैसा ही है। मैं सारा सब कुछ बताऊंगा बड़े प्यार से, पर शुरुआत से ही शुरू कर दें। एक तो दिलचस्प बात है कि मैं जब वहाँ दिए जला रहा था तभी मुझे एक बात याद आई, और हमारे भारतीय साहित्य दर्शन में लिखी हुई है। वो दिए मोमबत्ती के अलावा भी, अगरबत्ती के अलावा भी जो रखे वो जल नहीं रहे थे, इसलिए कि वो सीधे सीधे खड़े थे। तो मैंने साथ खड़े सज्जन से कहा कि जब तक झुकते नहीं हो कुछ पाते नहीं हो, उनको झुकाना होगा। और हमारे यहाँ लिखा है विद्या विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या तो विनय देती है। आज की जो विद्या है वो अहंकार दे रही है, और वो विद्या नहीं है, अविद्या है। क्या है, दो रटे रटाए अंग्रेजी के सेंटेंस बोल दिए। आई कैन स्पीक इन मोर देन 42 लैंग्वेज, बट आई एम श्योर दैट यू कांट अंडरस्टैंड माई संस्कृत, माई इंग्लिश, ब्रिटिश एक्सेंट और इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट। सो मैं वही भाषा बोल रहा हूँ जो आप समझते हैं। ये हृदय की भाषा है, एक मस्तिष्क की भाषा है। हिब्रू में बोलने लग जाऊँ, आप कहीं तो विद्वान आए थे, कुछ भाषण देकर चले गए, पर ट्रांसलेट की व्यवस्था नहीं। वही यूनाइटेड नेशन में आपका हाल है, वहाँ हिंदी कोई भाषा नहीं है। विश्व हिंदी सम्मेलन करने हम गए हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हिंदी में ही भाषण दिया। जैसे भारत में अभी तक कुछ उनकी पार्टी वाले बड़ा झंडा जिंदाबाद की तरफ फहराते हैं कि वो हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री। आप किसको सुना रहे थे? आप खुद ही सुन रहे थे। तब तो अनुवाद की व्यवस्था भी नहीं थी, किसको मूर्ख बना रहे? सुबह शाम कहते हैं भाइयों बहनों 135 करोड़ लोग, 135 छोड़िए 156 करोड़ हो गए कल की जनसंख्या रात पर। 156 करोड़ लोगों की भाषा अब भी वहां की भाषा नहीं है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की। ये शर्म का विषय है जिस पर आप गर्व कर रहे हैं। आपकी भाषा वहां नहीं चलती। मैंने हिंदी छोड़ी, मालवी में भी भाषण दिया, अभी वो भी बताऊंगा, वहां दिया, यूनाइटेड नेशन में ही दिया। तो मैं कह रहा था कि विद्या ददाति विनयम, और फिर हमने जब उन्होंने छुपाया बत्तियों को तो जलने लगी। जलने से भी मेरा आशय बड़ा सुंदर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बनना चाहिए। ये शेर बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा लोगों को। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बनना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही बुरे गुजार होगा। इस जमीन में जाकर ही पेड़ का रूप लेता और फल देता है। तो मिटना पड़ता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ बनना चाहे। तो मैं पहले तो बड़ी विनम्रता से मेरे परिवार का बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, और आप मेरे बारे में ही कुछ नहीं जानते। क्योंकि मैं आपके माननीय देशपांडे जी से मिला, मनोज जी, तो ही डोंट नो अबाउट माई फादर, ही सेड दैट आई नो अबाउट यू। तो हाँ, ये बड़ी विचित्र बात है कि मुझे कलाम साहब भी जानते थे, प्रतिभा पाटिल भी जानती थी, और दिल्ली में प्रेस क्लब का गेट कीपर भी जानता था, IAS क्लब का चीफ भी जानता था। ही डोंट नो माई फादर। पर उज्जैन शहर में मेरा हाल ये है कि मैं अभिषेक बच्चन हूँ, क्योंकि वहाँ अमिताभ बच्चन पंडित सूर्यनारायण व्यास
इस शहर में मैं जन्मा हूँ भगवान सांदीपनी ऋषि के घर में, जहाँ महर्षि सांदीपनी के यहाँ भगवान कृष्ण बलराम भी पढ़ने आए। तो वी आर द बॉर्न एकेडमिशियंस एंड बॉर्न एजुकेशनिस्ट। मथुरा के पास बनारस था, तो जाते ना कान्हा वहाँ पढ़ने चले जाते। उज्जैन ही क्यों आए, ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। इंदौर और उज्जैन में ज़्यादा दूरी नहीं है, पर इसे पढ़े उज्जैन ही क्यों पढ़ना है। वो एक अलग बहुत बड़ा गुरुकुल और शिक्षा की पद्धति पर मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुओं में भी फर्क होता है। एक गुरु होता है द्रोणाचार्य, जो राज्याश्रित होता है, राजा के पैसे से अश्वत्थामा अपने बेटे को आटा घोल के दूध पिलाता क्योंकि कंगाली है। तो इसलिए द्रोणाचार्य के खून में वो बात नहीं है। उसके शिष्य दुर्योधन भी अर्जुन भी आपस में लड़ मर रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, भिखारियों की तरह। लेकिन सांदीपनि किसी राजा का मोहताज नहीं था, इसलिए उसके शिष्य कृष्ण भी किसी सत्ता की भूख में नहीं है। उन्होंने कंस का वध किया और खुद कुर्सी पे नहीं बैठे। महाभारत का पूरा युद्ध लड़ा, खुद कुर्सी पे नहीं बैठे। ठीक वैसे ही जैसे जयप्रकाश नारायण ने आजादी के बाद एक लड़ाई लड़ी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ, तो वे नहीं बैठे, मराठी भाई को बैठाया। जैसे बापू ने सारी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वे नहीं बैठे, जवाहरलाल को बैठाया। जैसे चे गुएवारा ने सारी लड़ाई लड़ी, तो खुद नहीं सत्ता में बैठे, फिदेल कास्ट्रो को बैठाया। ये त्याग तेन तक्तेन भुजिताम, ये परंपरा सांदीपनि ऋषि से आती है। तो मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरे जो दादा थे, वहाँ उज्जैन में आपने महाकाल का मंदिर देखा होगा, उसके मूल मालिक भी हम हैं, बड़े गणेश मंदिर के भी। पर ये महाकाल मंदिर मेरे पिताजी के डेथ के बाद भारत सरकार को दान कर दिया। अब वहाँ सरकारी बड़े गणेश का मंदिर अब भी हमारा है। उसके ठीक सामने मेरे ग्रैंडफादर की स्टेचू है। आपको ये जानकर खुशी होगी, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये जो एकेडमिशियंस और एजुकेशनिस्ट बन रहे हैं बच्चे, उन्हें प्रसन्नता हो कि जब उस युग में जब टेलीविजन, रेडियो, अखबार, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम नहीं थे, उनसे पढ़ने कर्नल ल्यूअर्ट, सर ग्रैहम स्टीन, संसार के महानतम कर्नल ल्यूअर्ट, बड़े बड़े विद्वान, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, क्रांतिकारी, साहित्यकार, ज्योतिषाचार्य, महर्षि अरविंद, विवेकानंद, महर्षि रमन जैसे स्कॉलर, और बाद तक मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक उनके चरणों में बैठ के पढ़े। 7,000 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, ज्योतिष, संस्कृत और व्याकरण। एक समय में एक साथ, मैं भी अभी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आप में से बहुत बच्चे प्रयास करेंगे तो बाएं हाथ से लिख लेंगे, दाएं हाथ से लिख लेंगे। मेरे बेटे लेफ्टी भी हैं, लेकिन बाएं हाथ से दाएं और दाएं से बाएं लिखना आसान बात है। एक समय में एक साथ दोनों हाथों से लिखना, मस्तिष्क को दो भागों में बांटना, तो वो भारत का नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन पंचांग हमारे घर से निकलता है, अब भी जारी है। महाकाल पंचांग, एक हाथ से पंचांग का काम करते, एक हाथ से लिटरेचर का काम करते। उनके बड़े बेटे हुए पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास। मध्य भारत के पहले पद्म भूषण है 1956, और उन्होंने उज्जैनी में विक्रम विश्वविद्यालय बनाया, विक्रम कीर्ति मंदिर बनाया, कालिदास समारोह स्थापित किया, कालिदास अकेडमी बनाई, विक्रम कीर्ति मंदिर के अलावा सिंधिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। एक एक संस्था पर महीनों बोलूं तो कम है, 16,000 संस्कृत और ज्योतिष के दुर्लभ ग्रंथ वहाँ सिंधिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल से पहले बनाई, और कालिदास समारोह उन्होंने 1928 से शुरू किया। अब मुद्दे की बात कहूँ कि ये दोनों क्यों शुरू किए, तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, पर उससे भी बड़े क्रांतिकारी थे। आज़ाद, भगत सिंह और सुभाष बाबू के साथी। यहाँ मुझे कोई 1.5 लड़की दिखाई दी, तो मुझे लगा इंदौर में भी अपने बंगाली परिवार हैं बहुत सारे। सुभाष बाबू को मेरा काफी काम है। तो उनका युद्ध ये था कि देश तो आजाद होने ही जा रहा है। 1924 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भारत कितने बज के कितने मिनट में स्वतंत्र होगा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि देश गुलाम रहेगा, तब भी मानसिक और सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि इस राष्ट्र को मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति मिले, इसके लिए उज्जैनी में अखिल भारतीय कालिदास समारोह किया। वो क्यों? क्योंकि हमारे जितने राजनेता थे, सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने कहता हूँ कि गांधी क्या, पटेल क्या, सुभाष बाबू क्या, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या, जवाहरलाल जी क्या, वल्लभ भाई पटेल क्या, सरदार अम्बेडकर, सब विदेशों से पढ़कर आए थे, कोट पैंट टाई वाले।
इनमें से एक वो भी भारतीय साहित्य, संस्कृति, दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान नहीं था। ये सब शेक्सपियर करते थे। तब इन्हें कालिदास नाम के एक चरित्र से परिचित कराया चूरमान व्यास ने। वी आर ग्रेटर देन शेक्सपियर, हमारे पास कालिदास है। तो तब उज्जैनी में इस कालिदास समारोह के उद्घाटन करने जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन आते। और आपका एयरपोर्ट इसलिए बना है कि उज्जैन में जाना है राज्य उत्तर के। तो ये क्यों बताया उन्होंने? ठीक इसी तरह आपको ये बताया जा रहा था इतिहास से, अंग्रेजी इतिहासकारों ने वर्षों से, कि आप गुलाम रहे, पराभूत रहे, पीड़ित रहे, हारे हुए। 500 साल आप पे मुगलों ने शासन किया, 200 साल आप पे अंग्रेजों ने शासन किया, ताकि आपका पराक्रमहीन मानसिक समाज बन जाए, आत्मविश्वास से हीन समाज बन जाए। अभी भी यूनाइटेड नेशन आपका यही प्रयास कर रहा है, आत्मविश्वास से हीन बन जाओ। 200 साल अंग्रेज आप पे रूल कर गए, 500 साल आप पर मुगल। ऐसा बताया इतिहासकार, ऐसा नहीं था। उज्जैनी का राजा था सम्राट विक्रम, जो बिफोर क्राइस्ट 57 हुआ है, ईसा पूर्व 57, जिसका कल हमने 2080वां नया विक्रम संवत मनाया। सो वी आर ऑलरेडी इन बीइंग 21st सेंचुरी फ्रॉम अवर विक्रम संवत। ये 2023 चल रहा है और हम 2080 में खड़े हैं, लेकिन आप ग्रेगरियन कैलेंडर वापरते हैं। तो पंडित सुना व्यास ने अपना पंचांग शुरू करा। आप शासन भी सोच रहा है इस दिशा में। अभी मंदिर बनाने से फुर्सत मिले तो फिर एकेडमिक बात करें, लेकिन आपको ये कल्पना हो कि आपके सोए हुए पराक्रम को जगाने के लिए उन्होंने, आपके मरे हुए पराक्रम को जगाने के लिए विक्रम का चरित्र निकाल के विक्रम के नाम पर विश्वविद्यालय बनाए, मंदिर नहीं बनाए, दुकानें नहीं खोली कि वहां पे धंधा हो जाए, शुरू पैसा कमाओ। इंस्टीट्यूट खोले, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और अभी जब दिल्ली में भूकंप आया तो मुझे मुरली मनोहर जोशी ने फोन किया कि वो लेख निकाल के लो, क्योंकि आजादी के पहले जब देश की राजधानी क्या हुई, बहस हो रही थी, तब सूर्य नारायण व्यास ने सबसे पहले 16 लेखों की सीरीज लिख के बताया था कि दिल्ली राज्य की सबसे असुरक्षित राजधानी होगी। पत्रकार भी थे, विक्रम पत्र निकालते थे उज्जैन से। तो इसलिए सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भूगर्भीय दृष्टि से भूकंप आएगा सबसे ज्यादा। तो मुरली मनोहर जोशी को ये बात याद थी। बोले उस समय जवाहरलाल जी ने उनकी मजाक हुई, उज्जैन राजधानी मान रहे, क्योंकि जवाहरलाल ने पढ़ा नहीं था कि विक्रम की राजधानी उज्जैनी संसार की सबसे समुन्नत राजधानी थी और हर तरफ से सिक्योर्ड है। अब दिल्ली में रोज भूकंप आ रहे हैं, मैं घोषणा कर चुका हूँ कि अगले 2 भूकंप के बाद दिल्ली का समापन समाप्त हो जाएगा। बनाते रहे सेंट्रल विस्तार, वो उनके ताबूत में तब्दील हो जाएगा। आप भारत सरकार के सीनियर अफसर से भाषा सुन रहे हैं, इसलिए कि मैं जीवन भर अपने निर्भीकता के लिए जाना चाहता हूँ और ज्ञान हमें अभय करता है। संस्कृत साहित्य में लिखा, किसी से भी न डरो, गुरु से भी, ईश्वर से भी। सत्य अगर आपके साथ है तो इस संसार में कोई शक्ति आपको नहीं सकती। आपके अंदर सत्य होना चाहिए। अब ये सत्य आप सबसे पहले कैसे जानेंगे? मैंने आपसे कहा कि आत्मविश्वास तो भर दूंगा पर निराशा से ग्रस्त कर दूंगा। ये जो यूनाइटेड नेशन का आप जो समारोह करते हैं, रिपब्लिका, ऐसी भारत में बहुत होती है। मेरी वाइफ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश की। मेरे दोनों बच्चे अंग्रेजी के विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, अंग्रेजी में नाटक लिखते हैं। एक की किताब तो तुम्हारे बड़े काम की आ रही है अभी, टुवर्ड्स साउंड। वो ये कहता है कि हम सबको सूट टाई पहना के, कोट पहना के शादी ब्याह कर देते हैं, बीवी बच्चे ले आओ, गाड़ी ले आओ, यही लाइफ है और यही सेटल करते हैं। और ऐसे ही, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी शादी की, इसलिए मैं तेरी करूँगा, यही करते रहते हैं। पर हम क्यों जन्मे ये हमें मालूम ही नहीं। इसी विषय पर उसकी किताब है और वो बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर है, गिटारिस्ट है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, फिल्म मेकर है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बना चुका है। इसकी किताब का विषय जब उसने मुझसे डिस्कस किया, फिर मैंने पूरी पढ़ी, तो मैं दंग रह गया कि उस बच्चे ने बहुत सुंदर बात की जो आज के बच्चे सोचते ही नहीं, कि हम जन्मे क्यों हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमें कॉपी बनाया जा रहा है अंग्रेजी में, 4 लफ्ज रट लो, 2 बार आदमी गड़बड़ा रहा बोलते हुए। उसे बोलना है क्योंकि उसको सूट टाई कहनी है। उसे जबरदस्ती वो बनाया जा रहा है जो हम थे, उसे वो बनने ही नहीं दिया जा रहा है जो वो है, जो बन सकता है। हम कहते तू दिलीप कुमार जैसा हो जा, शाहरुख खान जैसा हो जा, फलाने जैसा हो जा, अब्दुल कलाम बन जा। अरे वो क्यों ना बने जो वो है। हो सकता है कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से बड़ा आदमी हो, आप उससे रोक रहे हैं, आप उसका जीवन नाश कर रहे हैं। तो उस किताब में तो उसने कहा, क्योंकि वो म्यूजिशियन भी, उसने कहा कि वो चूंकि ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल रहा, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे उसकी बात 1 सेकंड में समझ में आई।
उसका कि डेड ऊपर भी कॉस्मोस में साउंड चलता रहता कांस्टेंट, और एक वही साउंड हमारे अंदर भी है। तो मैं चूंकि यह ब्रह्मांड तक पिंड पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही ब्रह्मांड है, जो मुझ में है कॉस्मोस में, जो कॉस्मोस में है वह मुझ में है। तो वो जो कह रहा था कि कॉस्मोस में साउंड बजता रहता, ओम का नाद, जो डमरू का, शिव का है, जो म्यूजिशियन यार रहमान भी रात भर जाके ट्यून खोजता है ऊपर से, वो ऐसा ही एक साउंड हमारे अंदर रहता पिता, और वो ट्यूनिंग मिल जाए तो फिर हम जान जाते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ। तो उसने जिस विषय पर रिसर्च करी, मैंने जानता कि वो नोबेल पुरस्कार के लिए जाने योग्य है, वो तो अभी किताब पर छप के आ रही है, अभी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई। अब मैंने कैसा पिता अपने बच्चों की पुस्तक की प्रशंसा कर रहा है, पर मैं पढ़कर ये दंग रह गया कि उस बच्चे को ये पता है कि हम सब बच्चे जन्मे क्यों हैं, हमें मालूम ही नहीं, हमें रिप्लिका बनाया है। दिल्ली बॉम्बे के अनेक यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि वो युवा संसद नाम का एक प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है, मुझे जाना पड़ा, एक बार संसद में हुआ, वो युवा संसद खेलते हैं, वो सांसद बनते हैं। अब ये युवा सांसद बेचारे ये नहीं देखते कि रोज संसद में क्या हो रहा है, कुर्सी फेंक रहे हैं, मेज तोड़ रहे हैं, माइक एक दूसरे के मुंह में गुजर रहे हैं, गंदी गालियां बक रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं। आप इन्हें क्या बनाना चाहते हैं? वही भैया जी ललवानी, भोजवानी, गंडवानी क्या बनाना चाहते हैं? इन बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं? तो बच्चे तो वो बने जो वो हैं। अब इस रिप्लिका की बात करो, आप खुद बड़े ध्यान से आना। मैं यूनाइटेड नेशन गया, तो मैं तो गया था विश्व हिंदी सम्मेलन, बड़े गर्व से साहब विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका में हुआ। अभी हमने चांद को छू लिया, हमने चांद को छू लिया, और हाथ भर दूर का आदमी भी अभी हमसे दूर, पास भर दूर का आदमी हमसे दूर। अमेरिका जा रहे हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। मजे की बात है कि मैं दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल रहा, चीफ रहा। रामायण अभी तमिलनाडु तेलुगु में, हिंदी में नहीं देखी जाती थी। जब हम दूरदर्शन पर प्रसारित करें तो हमको तेलुगु वर्जन दिखाना पड़ता था, विरोध होता है हिंदी पर। कन्नड़ में कन्नड़ में दिखाएंगे, चित्रहार दिखा देते तो वहाँ ट्रांसलेशन जाता है। फीचर फिल्म दिखाते हैं हम फ्राइडे की, तो हिंदी में आप इंदौर वाले देखेंगे, लेकिन तमिलनाडु में उसको तमिल भाषा में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो विरोध शुरू हो जाएगा। संसद में आप देखिए, इस राष्ट्र में अभी आप हिंदी का सम्मान नहीं कर पा रहे। तो आप जिस संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पहले तो ये जान लें कि ये ऐसी मरी हुई सांस है या बूढ़ी सांस है जिसका घर में कोई सुनता नहीं है। आपके घर में ऐसा कोई गरीब की बहू आ जाए तो सासू माँ उसको चिल्लाती रहती है, क्योंकि गरीब बाप की बेटी है। पर अमीर बाप की बेटी तो सुनेगी नहीं, क्योंकि सोफे कुर्सी सब उठा के ले जाऊंगी, पर्दे होंगे, जो पापा ने दिया गाड़ी। तो अमेरिका कभी नहीं सुनता। आपको पता है, सबसे पहला आश्चर्य बताऊं कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की कोई फीस ही नहीं भरता, वो सबसे ज्यादा ड्यूज है। यूनाइटेड नेशन की एक फीस होती है ईयरली, जो अमेरिका में मुख्यालय रहती है, अमेरिका नहीं देता। सबसे बड़ा ड्यू अमेरिका का ही। अमेरिका में पहला रूल ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जा रहे हैं तो गाड़ी रोकी जाती थी सड़क। हमारे यहाँ जैसे हल्के भरते एमएलए के जाने से रोक देते, आप चुनाव भी जा रहे हैं, कोई एमएलए जा रहे हैं, एमएलए के भतीजे जा रहे हैं तो गाड़ी रुक जाती। तो वो प्रेसिडेंट के अलावा बहुत रेयरेस्ट टू रेयर था, प्रेसिडेंट भी कभी नहीं रुकवाते थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन के चीफ को ये रिस्पेक्ट सन 80 तक था कि उनके लिए सम्मान था। मैं बान के मून से करीब 4 घंटे बात की, जो जापान के हैं, इंडिया में रहे हैं, हमारे एम्बेसडर भी रहे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी रहे। उन्होंने बताया कि अब मेरा कोई सम्मान नहीं, रास्ते में मेरा भी आई कार्ड चेक हो जाता है अमेरिका में सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन जब मैं यूनाइटेड नेशन में घूमा तो ऐसे ही थे, उनका काम भी दुकान लगा के बैठे थे, वो रिप्लिका बेच रहे थे, ये आप लगा लो यहाँ, कलम बेच रहे हैं, घड़ी उस पर लोगो बना है। बाकी उनकी किसी कमेटी का कोई महत्व कितना है जितना अपने भारत सरकार की मीटिंग होती है और जिनका एजेंडा कागज पे रखा रहता है। मलेरिया कमेटी ने, पोलियो कमेटी ने। अब वो जो ड्रग कमेटी, आप बताइए कि अमेरिका में इफेक्टेड नहीं है, वहाँ तो ड्रग लाइसेंस्ड है, ऑफिशियली अलाउड है, मैरिज हुआ करके बच्चों को लेने का है। सुन, आर्म्स टेररिज्म की आप बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा अमेरिका में लाइसेंस है। एक रोज मेरे एक अफसर का फोन आया दिल्ली में, अमेरिका से, सरोज गुप्ता थी डिप्टी डायरेक्टर, कहने लगे भैया मुझे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, आप किसी तरह यहाँ ऑफिशियल मेरा एक डॉक्यूमेंट भेजिए कि मैं आपके अंडर में काम करती हूँ। मैंने कहा अरेस्ट क्यों कर दिया?
बोले मैं मेरी बेटी यहाँ मनिका है। मैंने कहा वो तो बड़ी जर्नलिस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है। हाँ तो बोले वही तो वो जर्नलिस्ट है, वो ऑफिस गई, मैंने उसकी बिटिया को किसी बात पे डांट दिया, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ कोई कानून है। उस बिटिया ने पुलिस बुला ली फोन कर तो नानी माँ अरेस्ट हो गई। तो अभी क्या है कि वहाँ के कानून डिफरेंट है। उनमें आप देखेंगे कि ये ड्रग एडिक्शन या लाइसेंस आम के बच्चे हथियार लेके जाते हैं स्कूल, और आपने कई न्यूज पढ़ी होगी, सबको उड़ा दिया पुलिस ने। जिस यूनाइटेड नेशन की बात वही नहीं सुनी जा रही, वो केवल किस पे दोष जमाते हैं वो भी नहीं सुनते, उनको श्रीलंका पाकिस्तान भी नहीं सुनते। आपने सुना होगा कि थाईलैंड को उन्होंने डांट लगे, ईरान इराक युद्ध रुक गया कभी? ये अमेरिका के आदमी ने जाके वहाँ सद्दाम को घुस के मारा तो वो रोक पाए कभी उस युद्ध को? वहाँ पे जाके उसको ओबामा को फूक दिया उन्होंने, फलाने को भेजे तो ये रासायनिक हथियार रखता, भले वो पेट्रोल नहीं दे रहा। अंदर की कहानी क्या है क्या पता। असली बात तो ये है कि वहाँ भी कुछ अमर सिंह है, वहाँ भी कोई राजीव शुक्ला है। अमेरिका को चलाने वाले भी 3-4 किस्म के दलाल। वो कैसे होते हैं? जैसे एक वहां पे सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी कौन सी है? ये जो एरोप्लेन बनाती है, बड़ी भारी कंपनी है बोइंग, सियाटल में उसका कारखाना है। फिर हथियारों की कंपनियां हैं बहुत सारी, फिर कार बनाने की कंपनियां हैं। इन सबके पास अनाप शनाप दौलत है। वो वहाँ के अडानी हमारी वे तय करते जब इस बार हमको एक ब्लैक को बनाना है ताकि दुनिया बेवकूफ बने कि देखो ब्लैक को ले आए। मैंने बुक लिखी है, आपको देखा अमेरिका टूट रहा है अमेरिका, उन सब में अमेरिका का बिल्कुल नंगा सच लिखा है। क्योंकि मैं जब पहली बार गया तो अमेरिका में, मैं न्यूयॉर्क में ऐसी जगह टाइम स्क्वायर जैसे अपने राजवाड़ा या दिल्ली में कनॉट प्लेस, तो मैं घूमता था तो अक्सर क्या देखता, वो जो निग्रो है कानून, वो बेचारा रिक्शा खींचता था, जॉय राइड कहते हैं, और आप उसमें बैठ के एंजॉय करो। तो गोरे बैठते थे और वो कालू खेलता था। तो उनकी माएँ भाव जमाने में कहती थी देखो खाना खा लो नहीं तो कालू खा जाएगा। वो इतना भूखा था कि उनका खाना छीन के भाग जाता था। अफ्रीकन इन्होंने लूटा उनको। अफ्रीका में भी इन्होंने बदमाशियां कर रखी, जो लड़ाइयाँ लड़ी श्वेत अश्वेत की नेल्सन मंडेला ने, वो पूरी अपनी एक लड़ाई रही है। जैसे हमारे हिंदू मुसलमान करते हैं वो गोरे काले करते हैं, रंग भेद की रेसिज्म की नीति उनके पास भी है। युद्ध सारा अपनी जगह वैसे ही है, भाषा बदल गई, थोड़े पढ़े लिखे युद्ध है, कुछ बिल्कुल सड़क साफ युद्ध है। तो वो खींच रहा था रिक्शा। लेकिन मुझे लगा कि जब 13 में मैं 7 में गया पहली बार दोबारा चुनाव में, ओबामा का चुनाव कवर करने के लिए मैं इंचार्ज था। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो वहाँ की बड़ी भारी डिबेट है, वो भी सब अरेंज्ड डिबेट है। क्वेश्चन की तरह है, कौन पूछेगा क्या पूछेगा ये सब रेडीमेड है। हमको बताया जाता प्रेसिडेंशियल डिबेट, और दुनिया देख रही कि पता नहीं क्या सवाल पूछे। 13 नॉन सीरियस कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, वो समलैंगिकता पे भी बात करते हैं। हमको लगता है वो सब मुद्दे मोड़ने के हैं, क्योंकि उससे बनना नहीं, अल्टीमेटली जो बनेगा उससे उसके संबंधों पे बात होती है कि आपका रक्षा से कैसा संबंध रहेगा, चाइना से कैसे। वो आखिरी के 3 कैंडिडेट जो, उन दोनों कैंडिडेट पे दो ही पार्टी, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक, पैसे लगे रहते हैं। दोनों तरफ पैसे लगे हुए हैं। वो उद्योगपति तय करते हैं कि बात किसको बैठना है, कौन हमारा मोड़ा है और वो क्या करेगा। तो जो बाइडेन बैठे कि ट्रंप बैठे, वो वैसे ही जैसे आपके लालू बैठे कि नीतीश बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असलियत क्या है? सबसे पहले तो जो मैंने आपसे शुरुआत में शेर पढ़ा, उसका और सुधरा हुआ रूप कहूं कि खुद ही को घर बुलंद करना। आपको अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन में पहले तो आपकी पहचान बने कि आप कोई हैं, आपकी आवाज सुनी जाए कि आप कोई हैं। और किसी गांधी को यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ती। ना अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने उनसे मदद मांगी, ना मार्टिन लूथर किंग ने उनके भीख के हाथ पसारे। आपको अपने आप को खुद ही को घर बुलंद इतना अपने को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप दुनिया के इन नकली संस्थानों के असली चेहरे देख सकें। इनके समझाए कोई देश रूस यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं अगर उनके समझाए से समझाया होता। उन्हें भी मालूम है नॉन सीरियस है, टिप्पणी करनी है। WHO ने आपको कोरोना में 15 बार स्टेटमेंट बदले कि इस बीमारी का ये है, उनको भी पैसे मिल गए।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा दवाई कंपनियों, ये भी एक हथियार युद्ध चल रहा है, ये भी हथियार युद्ध है रासायनिक, ठीक वैसा ही जैसा काल्पनिक युद्ध पहले हथियार बेचते थे, भारत पाकिस्तान लड़ते रहे तो अमेरिका दोनों देशों को हथियार सप्लाई करता, उसके हथियार बिकते रहे, ये आर्म्स लॉबी है वहां। अब दुनिया के देश समझदार हो गए, दूसरे से लड़ने में अपना नुकसान नहीं करते, तो अब रासायनिक युद्ध छोड़ो, बीमारियां भेजो, ये युद्ध चल रहा है, इसमें हम भी शामिल है कि हमारी जनसंख्या कम हो। बड़े प्लान गेम में हमारे राजनेता इसमें शामिल है, उनके लिए शतरंज के मोहरों की तरह आपकी जान है। आप एक मोहरे मरने पर रोते नहीं है, कैसे वो 10-20 लाख लोगों के मरने पर रोते नहीं है। आप बिना मास्क के जाते हुए हमारे राजनेताओं को देखते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं, कोई क्या हुआ, उनको नहीं टीका लगा। ये ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं, उसके 18 करोड़ कमा लिए डॉक्टरों, कौन सी बीमारी है, और ये किसी खास लोगों को होती, कोई नेता और अभिनेता नहीं मरा पूरे करोड़। अमिताभ जाके नकली लेट जाते हैं उस अस्पताल में, जहाँ कुत्ते भी नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अमिताभ के लेटते ही आप जबरदस्ती एडमिट होने लगते हैं, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी हो गई इस अस्पताल। अमिताभ को लेटने के लिए पैसे दिए गए और आप एक नोट बने कर रहे हैं। कौन से समाज में जी रहे हैं बच्चों, अपनी आंखें खोलो। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये कोई रेप्लिका बनने से फायदा नहीं है, किसी की नकल बनने से। तुम जो बनो वह जो तुम हो। मैं बहुत छोटा था तो एक कंपास बॉक्स खरीद लाया, मुझे बड़ा शौक था, ये उसको बोलते हैं ना चुंबकीय सुई, कंपास बॉक्स, जिसमें एक चुंबक की सुई लगी रहती, वो घूमती रहती नॉर्थ ईस्ट। मुझे नहीं मालूम था कि इट इज इन ब्लड, कि मेरे अंदर ही रक्त में ज्योतिष है, रक्त में वास्तु है। मछली के बच्चे को भला कौन तैरना सिखाता, मैं कहीं भी रख के देखता रहता था, नॉर्थ किधर वेस्ट किधर। और अक्सर ये कई लोग रखते हैं, जहाजी और नमाजी। जहाजी जहाज कहीं घूम जाए समुद्र में तो देखता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, और नमाजी भी नमाज पढ़ने के लिए निकालता है देश जेब में से, वो अगर उसे नमाज पढ़नी है तो देख लेता मैं किस दिशा में। तो एक दिन मैं उससे खेल रहा था, तो मेरे ज्योतिष के गुरु थे, बड़े ऋषि आदमी थे, कहने लगे राजा ये क्या करता रहता दिन भर। मैंने कहा मैं इससे देखता रहता हूँ कि किस दिशा में खड़ा हूँ, मैं शिखर दर्शन करता हूँ। उसके बजाय मैं कहता था मैं शेखर दर्शन करता हूँ, मैं अपने दर्शन करता हूँ, तो हंसते थे। मैं दोस्तों से कहता था शेखर दर्शनम पापनाशनम, यहाँ की कहावत है हिंदू में शिखर दर्शनम पापनाशनम, तो मैं कहता था शेखर दर्शनम पापनाशनम। तो मैं अपने दर्शन, कारण क्या है, फिर बाद में मुझे समझ में आया, बच्चों से भी अपनी कहता हूँ कि ये इसको समझो, उसको समझो, इसको जानो मत जानो, तुम अपने आप को जान लो। इफ यू नो योरसेल्फ यू कैन विन द वर्ल्ड, आप दुनिया को जीतो। जानता मैं किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, मैंने कलाम साहब को परसों हिंदी पढ़ाई, लेकिन मैं नहीं कहता मैं इसको जानता, मैं उसको जानता। आप अपने आप को जानते हो मोटे देना, ये अपने आप को ही नहीं जानते हैं, तो दूसरों से पूछते रहते मेरे पिताजी कौन, तुम्हें मालूम है मेरे फादर कौन, इसे धमकाते हैं। तो राजनेताओं के बच्चे अक्सर यही पूछते हैं कि तुमको मालूम मेरे पिताजी कौन है, तो इनको खुद ही नहीं मालूम रहता है कि कौन है। तो मेरे गुरुजी ने मुझसे पूछा कि यार ये कंपास बॉक्स लेके क्यों घूमता रहता है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, पृथ्वी के किस जगह, ईस्ट वेस्ट। बड़े ध्यान से सुनने की कथा है। मोबाइल SMS जनरेशन जो मोबाइल पे लगी है, मोबाइलों पे नहीं मिलेगी, गूगलों पे नहीं मिलती है कथा है। मैं अपने बच्चों को सबसे ज्यादा डांटता था बचपन में, जब वो अगर गूगल खोले, क्योंकि वो कहते पापा आप जिंदा गूगल से भी खतरनाक गूगल हो, हम आप शाहिद मीर, जफर जोग, लाभ वालिद कातिल आप बोलते हो, हम टाइप करें इतनी देर में तो आप उसकी किताब, अगर आप हम कल शाहिद कहें तो आप कलिखियाँ किताब में घुसाते हो, हम कलिखियाँ कहें तो आप उसकी गजल, तो इतनी फास्ट तो गूगल में नहीं चलता। पर मैं कहता कि तुम कंफर्म करते हो, मींस यू डोंट रिस्पेक्ट योर फादर्स नॉलेज। ये नकली ज्ञान तो हम असली दिमागों ने भरा है ना, जिसमें तुम खोए हुए हो। ये भरा तुम्हारे जैसे किसी 12वीं पास लड़कियों ने, जो कॉल सेंटर में बैठती है, जो हाय आई कैन टॉक टू राज, मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा तुम्हारे बोलता हूँ कि बेटा तुम अपने पिताजी को भी ऐसे बोलती हो हाय राम, बोलती नहीं पिताजी का नाम क्या है, तो रामचंद्र जी। जी लगाए बेटा, ऐसा मैं भी तुम्हारा कोई बड़ा बुजुर्ग हूँ, पर भाषा का संस्कार। तो वो गुरु जी पूछते कि अरे कंपास बॉक्स में कुछ बच्चों को मोबाइल में कोई देख रहा था, इसलिए कह रहा हूँ मत खोइए, ये जो मिलेगा ये कहीं नहीं मिलेगा।
और फिर ध्यान से सुन लो, हमारे शरीर में ही ईश्वर ने कुछ खेल दिया है। ईश्वर को ना मानो, मैं भी नहीं मानता था, तो प्रकृति को मानो, नेचर को मानो। आई वॉज ए लेफ्टिस्ट एंड आई वॉज ए नक्सलाइट, देन वो उससे आगे जाओ तो PWJ मेंबर भी हो गया था जमाने में, पीपुल्स वार ग्रुप, सब देखा मैंने जीवन का युद्ध लड़के। फिर मुझे वो कहते थे आप इससे लड़ते हो भाई साहब, दुनिया इससे नहीं बदली जाती। उनका मस्तिष्क था सीधा गोली मारो। लेकिन फिर मैंने 60 किताबें लिखी और पाया कि मेरे विचारों से नौजवानों में क्रांति पहुंच रही है। आज धीरे धीरे से पहुंचती है, लेकिन तो हमारे यहाँ सबसे, हमारे शरीर में क्या है, कभी देखा आपने? यहाँ मस्तिष्क है। सारी दुनिया का सारा दर्शक मैं आपको 3 सेकंड में यही समझा दूंगा। यहाँ है मस्तिष्क, फिर हृदय के नीचे पेट, पेट से नीचे के हिस्से। आपने देखा होगा आधी दुनिया कैसे जीती है। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। दिल की बात सुनते हैं, दिल की बात कहेगा दिल वाला। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दिल की सुनते हैं। कुछ लोग दिमाग की सुनते हैं, उन्हें पॉलिटिशियन कहते हैं, जो बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन आप बहुत से लोग देखेंगे पेट की लड़ाई लड़ते थे। कार्ल मार्क्स की सारी लड़ाई ये यहाँ की, दास कैपिटल लिखा है, भूखे नंगे मजदूरों की लड़ाई लड़ी। फ्राइड उससे आगे चला गया, वो कहता है कि पेट से नीचे का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान सारा वो उसी पे ले जाता है। पर मार्क्स कहता है कि पहले पेट में कुछ होगा तब तो सेक्स की बात सुनेगी। तो पेट से बात ऊपर हृदय की बात हमारे मस्तिष्क ने जो हमने कही भारतीय साइंस में, वो भारत का साइंस अभी विदेशों में पढ़ा लिखा भी नहीं गया है। मन क्या है उन्हें मालूम ही नहीं, आत्मा क्या है वे जानते ही नहीं है। वे ब्रेन कहते हैं, वो तो दिमाग है। बट मन को अंग्रेजी में क्या कहोगे? मैं कहूंगा आज आत्मविश्वास से भरपूर, पर आज मेरा मन बड़ा उदास है। तो ये तो डॉक्टर के, फिर इसको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाओ। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट भी सब्जेक्ट है। चंद्रमा मनुष्य जाते, मन का देवता चंद्रमा, और हमारे यहाँ चंद्रमा को मन से कनेक्ट किया है। महिलाओं की पीरियड से लेकर के जेल पर मून हत्याएं जो होती है, बलात्कार जो होते हैं, वो चंद्र के द्वार भाटे के साथ है। मछलियां अपने अंडे समुद्र में देगी, देखिए बड़ा साइंस है, ज्योतिष है। लेकिन दिलचस्प बात ये कि वे मनोविज्ञान को विज्ञान मानते हैं, पॉलिटिकल साइंस को भी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, साइकोलॉजी को भी सोशल साइंस और एस्ट्रोलॉजिकल साइंस और दिन का एस्ट्रोनॉमी साइंस, और ज्योतिष को विज्ञान नहीं मानते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये कोई विज्ञान है। जिस ज्योतिष का चंद्रमा एक हिस्सा है। तो मेरा मानना था कि पेट से नीचे के बाद बाकी की दुनिया है, लेकिन हम में से कम लोग हैं जो दिल और दिमाग के संगम को लेकर चले। और जो दिल कहे वो जिस दिन आपने सुन लिया, तो वो जो मैं बात को कहानी वहीं अटका के बैठा हूँ, वो आपको मैं इससे ज्यादा कहूंगा कि थक जाएंगे आप लोग। SMS जनरेशन है, व्हाट्सएप जनरेशन है, मैसेज बस हाय हेलो वाली बात। तो टू दी पॉइंट तो बात ये कि वो गुरुजी ने मुझसे कहा कि यार ये बता कि ये तो क्या देखता रहता है। तो मैंने कहा कि मैं कहाँ खोया हूँ, ये देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये बताया इसमें कांच क्यों लगा हुआ, उसमें नीचे एक आईना लगा है। तो मैं कई दिनों तक उत्तर खोजा, और जब मिल गया तो मुझे बड़ा आनंद आया कि यही तो असली बात है। वो इसी में इतने से में जीवन का उत्तर है। वो दिशा सूचक कंपास बताता है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। मैंने कहा गुरुदेव ये कांच जो है ना, आईना, ये बताता कि भटका कौन है। ये आईना बताता है कि भटका कौन है। तो असली बात तो ये है कि मैं खुद ही अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मसरतों की तलाश में हूँ मगर, मसरत खुशियों को कहते हैं, मसरतों की तलाश में मगर ये जो जानता नहीं है, अगर गमे जिंदगी न होती तो जिंदगी में मजा नहीं। तो ये जो फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया, जो आपका संघर्ष है, ये जो आपकी पीड़ा है, ये जो आपका युद्ध है कि आपको ना माँ बाप समझ रहे हैं, ना आपके शिक्षक समझ रहे हैं, आप गूगल से समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं UN की रिप्लिका बने। अपने आप को जिस दिन समझ लिया, आप दुनिया को भी समझ लोगे, दुनिया को भी समझा दोगे। और हो सकता है कि तुम में से कोई यूनाइटेड नेशन का चीफ सेक्रेटरी बने, कोई यूनाइटेड नेशन का शशि थरूर की तरह शशि बनाना, हमारा मित्र बनाना, बनते हैं। कोई भारत का पहली विजयलक्ष्मी पंडित भी रही है, आपको
नहीं पता होगा जवाहरलाल जी की बहन, वो भी रही है वहाँ यूनाइटेड नेशन में। लेकिन वो सब ने वो देखा जो मैं देख के आ रहा हूँ। बल्कि मैं तो आपको किस्सा और सुना तो आपको ज़्यादा गर्व इस पे ही होगा कि मैं जब गया यूनाइटेड नेशन में तो सोनिया जी ने लिखा था कि राजशेखर जी के भाषण से शुरुआत करना विश्व की समय का। तो मैं भाषण देने जब खड़ा हुआ 2007, बहुत पुरानी बात हो गई, आज से 14 साल हो गया, तो भावुक था। यूनाइटेड नेशन मेरे लिए भी उसके था जैसा आप तुम्हारे लिए सपना है, भैया आपके लिए जैसे हॉलीवुड हमारे लिए एक जमाने में सपना था, हमारे लिए इंदौर ही सपना था। हम गणेश उत्सव देखने आते थे बच्चे थे। अभी आप इंदौर गाँव में लगता है, क्यों? क्योंकि हम दिल्ली में रहे 40 साल, पर अब जब हमें सैन फ्रांसिस्को में रह लिया या पेरिस में रहा तो फिर मुझे दिल्ली गाँवड़िया नजर आता है। तो आपको तो दुनिया जैसे जैसे आप कुएं से बाहर निकलोगे तब आपकी बृहद दुनिया होगी, बड़ी दुनिया होगी। तो मैं खड़ा हुआ स्टेज पे, तो मेरे पाँव काँप रहे थे, मुझे क्या याद आया, तो माँ याद आ गई। मेरी माँ भी नहीं, मेरे पिता ने जब 14 साल का था वो छोड़ गए थे इस मजेदार दुनिया में। तो मैं सड़क पे सोया, बाहर बिछा के सोया, जबकि राजाओं का बेटा हूँ, 114 राजाओं के राजगुरुओं का बेटा हूँ। हमारे घर में चांदी सोने के बर्तनों में नौकर खाना खाते थे, रिकॉर्ड कार में हम स्कूल जाते थे, 40 लाख की कार, सन 72 और सन 76 में मैं एकदम अखबार बिछा के सो रहा हूँ और अखबार में लिखने लगा वो लंबी यात्रा करना। तो मैं वो मंच पर खड़ा, मेरे पाँव काँप रहे थे, मैं बोलूँ क्या? तो मुझे मेरी माँ याद आ गई। तो माँ याद आई तो वो वाल्मीकि रामायण सुनाती थी बचपन में हम बच्चों को, उनको कंठस्थ थी राम रक्षण को, कालिदास साहित्य। तो उन्होंने एक बार मैंने कहा था कि भगवान राम इतनी शिला पर बैठकर रो रहे थे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उनको अयोध्या की याद है कि जो जननी है वो जन्मभूमि और माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी। तो मैं अपनी माँ और मातृभूमि को याद करता हूँ। तो मैं वो माँ को याद करते करते एक तो मैं मालवी में पहुँच गया। और उन दिनों में जब जवान था 16 साल का, तो मालवी में गीत लिखता था कॉलेज स्कूलों में। तो श्रृंगार रस की कविताएं भी लिखता था क्योंकि युवा था। अंगार की कविताएं भी लिखी वो 21 साल में जब जयप्रकाश मूवमेंट में शामिल हुआ। मैं वहाँ पे मैं भूल गया कि मैं यूनाइटेड नेशन में हूँ। और मैंने कहा कि भगवान श्री राम ने जननी जन्मभूमि से, तो उसने खूब ताली बज गई कर्ण सिंह भाई का भी। तो मैंने कहा मैंने बचपन में माँ और मातृभूमि पर मालवी में कुछ कहा था और मैं सुनाने लग गया, माता ने धरती माता। तो मैंने अपने स्वर में वो पाठ शुरू कर दिया, माता ने धरती माता स्वर्ग से बड़ी है। और उसको अच्छा मैं भूल गया कि मैं यूनाइटेड नेशन में हूँ और ये विश्व हिंदी सम्मेलन है, और मालवी में गाना शुरू कर दिया, माता ने धरती माता स्वर्ग से बड़ी है और म्हारे पे तो दो ही माँ की ममता घनी है। थोड़ी देर बाद बालकई वैरागी कर्ण सिंह ने स्लिप भेजी कि नाना है मालवी सम्मेलन नहीं है, विश्व हिंदी सम्मेलन है। तब क्या हुआ कि फिर मजा ही आया कि सम्मेलन के बाद बहुत सारे नौजवान बड़े अधिकारी, बड़े, अपने को मालूम ही नहीं था कि इंदौर उज्जैन के लोग रहते हैं वहाँ, वो आए मिलने। अरे साहब आज तो आपने हाथ में आंसू ले दिया, साहब इंदौर याद करेंगे अमेरिका में। तो आपके अंदर वो कुव्वत हो कि आप जहाँ पैदा हो, वो जहाँ खड़े हो, वहाँ अपना आसमान अपनी जमीन तय करें। इस उम्मीद और इस विश्वास और इस आशीर्वचन के साथ मैं नई पीढ़ी के बच्चों को बस यही कहूँगा कि जब तुम चलो तो आसमां चले, जमीन चले, अपने यहाँ सितारे चले, फलक चले। इस युद्ध को ऐसे लड़ो कि मैं तो अकेला ही चला था जाने की मंजिल, और लोग आते गए और